IS40, दैट इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपको इसके पास पेपर में कोई क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले एज सच जो सेटिस्फाई कर पाए आप लोगों को, मतलब एक जो ना स्टूडेंट की सेटिस्फेक्शन जो होती है उसको सेटिस्फाई कर पाए। लेकिन ये बता दूं कि ये आज से 2019 ऑटम से पहले ये एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में था, वहां पे भी इसके आपको इतने एज सच क्वेश्चन आंसर्स नहीं मिलेंगे, और वहां से एज सच उठा के इन्होंने क्या किया है आपके FR1 में डाल दिया हुआ है। लेकिन जो अभी आप लोगों का मिड टर्म है ना, हाँ 9 तारीख को आप लोगों का मिड टर्म जो है, उस मिड टर्म में मैंने क्वेश्चन बना के दिया है जिसमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है एंड लीथल वाली, जिसे कहते हैं ना, जो बच्चे कहते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का सवाल नहीं मिलता, वो वाकई वो सवाल बना के दिया है। इसके बाद जिंदगी में कोई नहीं कहेगा कि हमें वो सवाल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नहीं मिलता। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IAS40, इसका जो लिंक है ना वो आप IAS16 के साथ भी करते हैं, लेकिन मेनली अभी हम एक पढ़ के आए हैं स्टैंडर्ड IAS20। IAS20 भी इसके साथ लिंक होता है, लाइक ग्रांट आप ले लें किसी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए। फिर IAS23 जो है ये भी क्या होता है, इसके साथ लिंक हो रहा है। तो प्राइमरीली ये दो छोटे स्टैंडर्ड्स जो हैं वो भी इसके साथ लिंक होके चल रहे होते हैं IS40 के साथ। इनको जरा हमने क्या करना है अब लेकर चलना है। मैं आपको इसको भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बता देता हूँ, डिस्कस कर दूंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको हम किस तरह से डिस्क्लोज करते हैं। लाइक अगर आपको यहाँ पे नजर आ रहा हो, इसने यहाँ पे इसने टर्म इस्तेमाल की है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 25 नंबर के ऊपर। बताऊंगा जब पूरे हम डिस्कस कर लेंगे तब आपको बताऊंगा कि ये क्या है और क्या नहीं है और किस तरह से हम इसको डिस्क्लोज करते हैं। जो प्रॉपर डिस्क्लोजर है वो दिखा दूंगा और आप लोगों ने इसको रट्टा नहीं मारना क्या है क्या नहीं है, क्रैम नहीं करना, आपने ये बस वादा करना है। बाकी इसको समझाना जो है वो मेरे ऊपर है कि मैं इसको आपको प्रैक्टिकली समझा दूंगा, इसमें कोई चीज़ मुश्किल है या नहीं है। अब आप लोगों ने कोई सवाल नहीं पूछना, 1 घंटा कंटिन्यूस है, 1 घंटे में स्टैंडर्ड में ख़त्म करूंगा। कोई सवाल हुआ नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा अपने आप, बट मेरे साथ में कोई सवाल नहीं पूछना। 1 घंटे के बाद जब वाइंड अप करूंगा तब आप जितने मर्जी सवाल मेरे से पूछ लीजिएगा 4:30 तक। 4:30 पे असर का ब्रेक दूंगा मैं आपको, ठीक है? 4:30 पे असर का ब्रेक करेंगे, उस वक्त तक IS40 1 घंटे का टाइमर लगा के चलूंगा एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि इसको इन डेप्थ एक्सप्लेन करूं और पूरा एक्सप्लेन भी करूं। तो 4:30 पे नमाज का ब्रेक होगा, उससे पहले आपने कोई सवाल नहीं पूछना, अगर पूछा तो मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा। हमारा ग्रेड सी में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड है। नॉर्मली हम जो ग्रेड सी हम सारा पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं एसेट से रिलेटेड। इन एसेट्स से रिलेटेड हमने दो चीजें पता है कि हमारे पास दो तरह के एसेट्स होते हैं, एक होते हैं हमारे पास करंट एसेट्स और दूसरे होते हैं हमारे पास नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में हम नॉर्मली देख रहे होते हैं IS2 जिसे हम इन्वेंट्री कहते हैं, हमारे डेटर्स आ जाते हैं, हमारे बैंक्स आ जाते हैं, हमारा कैश इन हैंड, प्रीपेमेंट वगैरह आती हैं। और नॉन करंट एसेट्स में हमारे पास एसेट्स रिकॉर्डेड अंडर PPE आते हैं IS16 वाले। उसके अलावा हमारे पास इंटेंजिबल्स आते हैं IAS38 वाले। उसके अलावा हमारे पास इसमें लीज्ड एसेट्स आते हैं। उसके अलावा हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आती है। ये और ये हमारे सिलेबस से रिलेट करते हैं और इनके साथ जो स्पॉटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जिसे हम सन्ड्री कहते हैं वो भी हम यहाँ पे डील कर रहे होते हैं 36 के साथ। तो जो नॉन करंट एसेट्स की पूरी एक डोमेन बनती है वो हमने यहाँ पे डिस्कस करनी होती है। इसमें 16 से लेके 36, 20, 40 और 23 ये हमने सारे के सारे डिस्कस करने हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है लेकिन आसान है, देखते हैं इसमें क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी की और प्रॉपर्टी से यहाँ पे है इमूवेबल प्रॉपर्टी।
और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग्स, इनकी हम बात कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है, हम प्रॉपर्टी IAS 16 में भी पढ़ के आते हैं, हम देखते हैं वहां पे भी लैंड है, वहां पे भी बिल्डिंग है, हम सारा वहां पे पढ़ के आ रहे होते हैं। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं और यहाँ पे हम क्यों कर रहे हैं, हमने इसको भी लेके चलना है। और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है कि हम डिफर क्यों करके चलते हैं IAS 16 को IAS 40 से, या दोनों में डिफरेंस क्या होता है, हमने उसको भी लेके चलना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है। याद रखिएगा इसका जो टेस्टिंग लेवल है वो आपका 1 है, जिसका प्रोफिशिएंसी लेवल है वो आपका 2 है। मोस्टली अगर इसमें से वो इंडिविजुअल सवाल पूछेगा, 8 नंबर का सवाल पूछेगा, और सवाल पूछेगा तो वो आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। कैलकुलेशन वगैरह इसमें से कम आती है, लेकिन कैलकुलेशन वगैरह आ भी जाए तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इसमें जो मूवमेंट है ना एसेट्स की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ज़रा आपने ध्यान से समझनी है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। अब पहली बात है कि IAS 40 क्यों, वाई नॉट IAS 16 या IAS 40 में है, इसको हम क्यों प्लेस करते हैं, उसकी जरा हम पहले बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती क्या है एंड वाई हम इसको सेपरेट ट्रीट कर रहे हैं, हम इसको उसके साथ ट्रीट नहीं कर रहे अपना IAS 16 के साथ हम इसको क्यों ट्रीट नहीं कर रहे होते, उसको देखते हैं। पहले आती है हमारी डेफिनेशन। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, MCQs में माइट भी आपको एग्जामिनर पूछ ले कि क्या होती है और क्या नहीं होती, इससे रिलेटेड क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। वो कहता है जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें लैंड या बिल्डिंग या पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग या लैंड जिसको हमने रखा है, जिसको हमने अपने पास रखा है। हमारा मकसद क्या है, हमने रेंटल्स अर्न करने हैं, या हमने कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए पैसा इन्वेस्ट कर दिया, या दोनों मकसद के लिए। कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब क्या है, मेरे पास 1 मिलियन है, मैं उस 1 मिलियन का एक प्लॉट लेता हूँ, मैं कहता हूँ कल को मैं इसको 1 साल बाद बेच दूंगा 12 लाख रुपए का, तो मैं अपना कैपिटल अप्रिशिएट करना चाह रहा हूँ। इन मकासद के लिए अगर हमने प्रॉपर्टी ली हुई है, सिर्फ इन 2 मकासद के लिए, या किराया कमाना है या कैपिटल अप्रिसिएशन करनी है, तो वो जो हमारी प्रॉपर्टी कहलाएगी वो हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहला रही होगी। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में और IAS 16 में जो पहला बुनियादी फर्क है वो है ही यही कि इसमें जो हम प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे होते हैं, प्रॉपर्टी को अपने पास रख रहे होते हैं, वो हम रखते ही इसी मकसद के लिए कि हमने रेंट वगैरह अर्न करना है, हमने किराया वगैरह कमाना है, और इसके अलावा हमारा कोई भी मकसद नहीं होता, या हमने कैपिटल एप्रिसिएशन वगैरह करनी होनी है, इसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं होता। दूसरा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है उसको हम दूसरी प्रॉपर्टी से डिफर क्यों करते हैं और उसमें क्या होता है क्या नहीं होता। देखें, अगर प्रॉपर्टीज मेनली जो हमारी IAS 16 में यूज हो रही होती हैं वो क्या होती हैं कि अगर हमने कोई प्रॉपर्टी ली है, कोई बिल्डिंग ली है, कोई भी मकान दुकान बिल्डिंग बनाई है, उस बिल्डिंग को हम अपने प्रोडक्शन लाइन के लिए इस्तेमाल कर लें या सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए इस्तेमाल कर लें, या हम उसको एडमिन पर्पस के लिए इस्तेमाल कर लें, इसे हम कहते हैं, अगर वो हमारी ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, तो उसको हम ट्रीट करते हैं हमेशा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में अकॉर्डिंग टू IAS 16। उसके जो रूल्स होते हैं वो हमारे अकॉर्डिंग टू IAS 16 चल रहे होते हैं। और अगर हमने प्रॉपर्टी रखी हुई है एज अ सेल विच इज कवर्ड अंडर IAS 2, तो वो भी हमारी IAS 2 में ट्रीट हो जाती है। मतलब आप एक प्रॉपर्टी बिल्ड करते हैं, आपका बिजनेस ही यही है कि आप घर बना के बेच रहे हैं, तो उसमें जो प्रॉपर्टी होगी वो आपकी IAS 2 में ट्रीट हो रही होगी, मतलब वो आपकी इन्वेंट्री है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का जो स्कोप है वो इन दोनों से डिफरेंट है, ना तो हम उसको अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ना ही वो हमारी इन्वेंट्री के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। तो दैट्स वाई हम क्या कर रहे होते हैं, हम इसको सेपरेटली ट्रीट कर रहे होते हैं।
मीन्स आपने एक बिल्डिंग बनाई है, आप इस बिल्डिंग को खुद यूज करो, IAS 16 कि आपका बिजनेस है कि आप बिल्डिंग बनाते हो बेचते हो, बिल्डिंग बनाते हो और बेचते हो, और आप इसको एज एन इन्वेंट्री इस्तेमाल करोगे, तो ये क्या होगी, आपकी IAS 2 में जा रही होगी। और IAS 40 में ना ये वाली बिल्डिंग आएगी, ना आपकी ये वाली बिल्डिंग आ रही होगी। इस चीज को जरा आपने अपने जहन में रखना है। उसके बाद हमने यहाँ पे टाइम पढ़ी थी कि पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग, पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग और बोथ। पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग से मतलब क्या है, जिसे हम कहते हैं पार्टली ऑक्यूपाइड बिल्डिंग, उसका मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग आपने बनाई, एक दो तीन फ्लोर है, एक फ्लोर आपने अपने पास रख लिया, बाकी जो फ्लोर्स हैं ये आपने रेंटल पर्पस के लिए रखे हुए हैं या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखे हुए हैं। इसे हम कहते हैं पार्टली ऑक्यूपाइड बिल्डिंग, या ऐसी बिल्डिंग जिसका कुछ हिस्सा हम किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ हिस्सा ऐसा है जो हम किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसी को हम कहते हैं पार्टली ऑक्यूपाइड बिल्डिंग। अब ये होती क्या है? कहते हैं जी, कोई भी एंटिटी जो है वो किसी भी प्रॉपर्टी के पार्ट को, मतलब यहाँ पे एक पूरी प्रॉपर्टी है आपके पास, उससे किसी भी एरिया को, किसी भी पार्ट को प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकती है, या गुड्स के सप्लाई के लिए इस्तेमाल कर सकती है, या एडमिन पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकती है। मींस वो उसको ऑनर ऑक्यूपाइड कर सकती है। जब मैं जहाँ पे वर्ड ऑनर ऑक्यूपाइड का बोल रहा हूँ, उसका मतलब है वो प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल हो सक रही है, या वो एडमिन पर्पस के लिए, या किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही है, मतलब आपके है। और दूसरा, उसके किसी और पार्ट को सेम प्रॉपर्टी के रेंटर्स के लिए रख सकती है या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रख सकती है। मतलब ये खुद इस्तेमाल कर रही है, ये उसने रेंटर के लिए रखा हुआ है। इन अदर वर्ड्स, पार्ट ऑफ अ प्रॉपर्टी माइट बी ओनर ऑक्युपाइड एंड पार्ट ऑफ अ प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, या आपने इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखा हुआ है। ये दोनों पार्ट जो होंगे, हमने इनको सेपरेटली ट्रीट करना है। सेपरेटली ट्रीट करने का ट्रीटमेंट क्या असूल है, क्या कुलिया है, वो याद रखना कि अगर दोनों पार्ट ओनर ऑक्युपाइड और इन्वेस्टमेंट के लिए रखा हुआ है, अगर दोनों हम सेपरेटली बेच सकते हैं, अगर हम दोनों सेपरेटली बेच सकते हैं, या दोनों सेपरेटली रेंट आउट कर सकते हैं, या दोनों सेपरेटली लीज पे दे सकते हैं, तो जो ओनर ऑक्युपाइड एरिया होगा इसको हम ट्रीट करेंगे अंडर IAS 16, और जो रेंटल पे जा सकता है उसको हम IAS 40 में ट्रीट कर रहे होंगे। सो दोनों पार्ट को हम डिफरेंट अकाउंट करेंगे अगर वो दोनों सेपरेटली बिक सकते हैं या सेपरेटली लीज आउट हो सकते हैं, रेंट पे जा सकते हैं। अगर ये केस नहीं है, अगर वो सेपरेटली नहीं बिक सकते, तो हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को उस वक्त ही रिकॉग्नाइज करेंगे जब जो ओनर ऑक्युपाइड का पोर्शन है वो बड़ा इनसिग्निफिकेंट सा हो, वो इतना सिग्निफिकेंट ना हो, इतना बड़ा ना हो। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये एक बिल्डिंग है, इसके 5 फ्लोर हैं, एक फ्लोर जो है वो ओनर ऑक्यूपेशन में है, ओनर ऑक्युपाइड है। बाकी जो 4 फ्लोर हैं ये है जी आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए। और आपको पता है कि ये चारों फ्लोर जो हैं, आप इनको सेपरेटली सोल्ड भी कर सकते हैं, आप इनको सेपरेटली रेंट आउट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर सेपरेटली सोल्ड वाला, सेपरेटली रेंट आउट करने वाला सीन अवेलेबल है ना, तो सिंपल सी बात है कि जो ओनर ऑक्युपाइड वाला एरिया है इसको तो आप ट्रेड करेंगे अंडर IAS 16, और ये जो एरिया है ये आपका ट्रेड हो रहा होगा अंडर IAS 40। लेकिन अगर आप सेपरेटली नहीं बेच सकते तो फिर क्या करोगे? फिर आप देखेंगे इनकी सिग्निफिकेंस, लाइक एक बिल्डिंग, उसमें ओनर ऑक्युपाइड एरिया कितना है और इन्वेस्टमेंट के लिए कितना एरिया रखा हुआ है। अगर ओनर ऑक्युपाइड एरिया थोड़ा सा है और ज्यादा एरिया इन्वेस्टमेंट के लिए है, तो आप फिर इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर के ऊपर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इसका ये ट्री देखते हैं। ये ट्री कहता है कि कोई प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, क्या वो प्रॉपर्टी पार्टली ऑक्युपाइड है या नहीं है। अगर वो प्रॉपर्टी पार्टली ऑक्युपाइड नहीं है, मतलब एक खाली की प्रॉपर्टी है, पूरी की पूरी आपके पास पड़ी हुई है। 1 मिनट अजान हो जाए।
आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का ना ये ट्री याद कर लेना है, ये स्कीम, इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लें। देखना है प्रॉपर्टी है जी, प्रॉपर्टी है, पार्टली ऑक्युपाइड है, यस और नो। अगर कोई प्रॉपर्टी पार्टली ऑक्युपाइड नहीं है, सोलली या तो आपने उसको अपने पास रखा हुआ है, कोई उसका पार्ट छड़ा आपने ऑक्युपाइड नहीं किया हुआ, तो अगर वो हेल्ड फॉर सेल है, बेचने के लिए रखी हुई है एज अ इन्वेंट्री, तो वो IS2 में जाएगी। ओनर ऑक्युपाइड है, IS16 में जाएगी। अगर इन्वेस्टमेंट के लिए रखी है तो IS40 में जाएगी। यस, पार्टली ऑक्युपाइड है, कुछ एरिया आपके पास है, कुछ एरिया खाली रखा हुआ, आप उसको सेपरेटली बेच सकते हो जी, सेपरेटली बेच सकते हैं। सेकंड क्राइटेरिया ये है, अगर वो सेपरेटली बिक सकती है तो जितना एरिया आपके कब्जे में है वो ओनर ऑक्युपाइड, जितना इन्वेस्टमेंट के लिए रखा होगा वो IS40 में ट्रीट होगी। अगर वो सेपरेटली नहीं बिक सकती और ओनर ऑक्युपाइड जो एरिया है जो आपके कब्जे में वो बड़ा सिग्निफिकेंट सा एरिया है, तो फिर पूरी की पूरी प्रॉपर्टी IS16 में ट्रीट होगी। और अगर वो बड़ा इनसिग्निफिकेंट सा एरिया है जो आपके अपने कब्जे में है, तब वो क्या होगी, वो IS40 में ट्रीट हो रही होगी। तो ये ट्री आपने अपने जहन में याद रखना, पूरा स्टैंडर्ड का एक मेन कंसेप्ट है, वो आपका इस ट्री से हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इस ट्री में कोई मसला किसी को? आवाज नहीं आ रही? ना करो यार। अच्छा, उसके बाद स्कोप, सिग्निफिकेंस कहते हैं थोड़ा सा, इनसिग्निफिकेंट कहते हैं थोड़ा सा, बट माइन्यूट सा, सिग्निफिकेंट कहते हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, स्कोप, मैं आपको एक चीज बता दूं, आपके सिलेबस में कुछ स्टैंडर्ड्स का स्कोप जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक IAS40 है जो आप अभी पढ़ रहे हैं, एक आपका IAS36 है। इन दो स्टैंडर्ड का जो स्कोप है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। मतलब इनके स्कोप में से सेपरेट क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछ सकता है, और स्कोप कहते हैं दायराकार, कि ये स्टैंडर्ड किन किन के ऊपर अप्लाई होगा, किन किन चीजों के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। तो इन दो स्टैंडर्ड्स का स्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो हैं वो इसमें आएंगी, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इसमें नहीं आएंगी, उसको जरा हमने देखना है। तो देखते हैं। कहता है जी, कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी लैंड, अल्फाज पे गौर कीजिएगा, लैंड आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखा हुआ, एक लैंड ले लिया, रख दिया, यार जब कीमत बढ़ेगी बेच देंगे, ठीक है, ऐसा लैंड जो होगा वो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आ रहा होगा। उसके बाद कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपने परचेज तो कर ली है, लेकिन आपको नहीं पता कि आपने उसका फ्यूचर में इस्तेमाल क्या करना है, रखी हुई है अपने पास, IS40 में ट्रेड हो जाएगी। उसके बाद कोई भी खाली बिल्डिंग है आपके पास जो आपने किराए पे रखी हुई है, क्या आप उसको किराए पे देंगे, IS40 में ट्रीट हो जाएगी। कोई भी बिल्डिंग जो है वो आप ऑपरेटिंग लीज के तहत दे रहे होते हैं, ऑपरेटिंग लीज को अभी आप सिर्फ रेंट समझ सकते हैं, IS40 में ट्रीट होगी। कोई भी आप ऐसी प्रॉपर्टी जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं या डेवलप कर रहे हैं एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, मतलब आप उसको डेवलप ही इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पर कर रहे हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी भी जो होगी वो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ट्रीट होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक 5 मरले का लैंड है, आप उस 5 मरले के ऊपर एक घर बना रहे हैं, या आप उस 5 मरले के ऊपर एक ऑफिस बना रहे हैं। अब जाहिर नजर आ रहा है कि ऑफिस है, ये ऑफिस के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन आप उस 5 मरले के ऊपर एक फ्लैट बनाते हैं जिसमें मल्टीपल स्टोरीज हैं। अब ये फ्लैट की कंस्ट्रक्शन ही बता रही है कि इसको आपने इस्तेमाल करना है एज अ रेंटल पर्पस के लिए, तो कि प्रॉपर्टी एज अ कंस्ट्रक्ट ही हो रही हो कि फ्यूचर में आप उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पर ट्रीट करेंगे, तो वो भी IS40 में आएगी। इसके स्कोप में इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि इसमें क्या आएगा, इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें क्या नहीं आएगा। वो है ना, इट वाज अ डायलॉग ऑफ समवन के इंपॉर्टेंट है, ये मसला नहीं है कि मेरा बेटा है, ये मसला है। तो दैट इज समथिंग लाइक दिस, कि इसके स्कोप में क्या आएगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके स्कोप में क्या नहीं आएगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है।
ये चीज आपने याद रखनी है कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पर शुमार नहीं हो रही होती। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल के लिए रखी हुई है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है कि आपका बिजनेस ही है कि आप प्रॉपर्टी की सेल परचेज करते हैं। मलक रियाज, मेरे पास घर है, मैं घर बेचता हूँ, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं घर बेचता हूँ, मेरे लिए वो प्रॉपर्टी बेचना मेरा बिजनेस नहीं है, मेरा पर्सनल एसेट का डिस्पोजल है। मलक रियाज जो है ना, मलक रियाज के लिए बिजनेस है ये, मलक रियाज के लिए ये बिजनेस है। मलक रियाज प्रॉपर्टी बेचेगा, उसको उससे जो गेन वगैरह आएगा वो तो उसका बिजनेस है। मेरे लिए घर बनाना इज नॉट अ बिजनेस, मेरे लिए बड़ा एसेट है वो। लेकिन मलक रियाज के लिए अगर 100 घर है, उसके लिए 100 इन्वेंट्रीज हैं, उसके लिए 100 ये इन्वेंट्री आइटम्स पड़ी हुई हैं, उसके लिए ये बिजनेस ट्रीट हो रहा होगा। तो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो आपके ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ट्रीट हो रही है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं आ सकती। ये जो होगी ये मलक अंकल के लिए IAS 20 IS 2 में इस्तेमाल हो रही होगी। उसके अलावा कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो आप किसी थर्ड पार्टीज के बिहाफ पे कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, मतलब यू आर अ कंस्ट्रक्टर, आप एक कंस्ट्रक्टर हैं, आप किसी के बिहाफ के ऊपर प्रॉपर्टी वगैरह कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, सर वो भी इसमें नहीं आएगी। जब किसी के बिहाफ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं, आप उनसे रेवेन्यू चार्ज करते हैं, और वो जो रेवेन्यू है वो हमारा IFRS 15 के तहत ट्रीट हो रहा होता है, लेकिन वो भी इसमें नहीं आएगा। उसके बाद ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, सर ये IAS 16 में आती है, बिकॉज ये हमारे अपने कब्जे में है। तो इसके बाद कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो हमने इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बना रहे हैं कि मुस्तकबिल में हम इसमें खुद बैठेंगे, अपनी फैक्ट्री लगाएंगे, प्लांट लगाएंगे, दुकान खोल लेंगे, या इस तरह के यूज के लिए डेवलप कर रहे हैं, तो सर ये भी हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में नहीं आएगी। या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने कंस्ट्रक्ट की है और अपने एम्प्लॉयज को रेंट आउट कर दी है, ये भी जो है हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में नहीं आएगी। हम इसको IAS 16 में ट्रीट कर रहे होते हैं। तो ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज में नहीं आ रही होती। उसके अलावा ये, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी लेट आउट की है विद इंसिलरी सर्विसेज, मतलब आप एक प्रॉपर्टी भी दे रहे हैं और साथ में कुछ सर्विसेज वगैरह भी प्रोवाइड कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी को। जिस तरह अगर आपने देखा हो होटल, आप होटल्स में जाते हैं, रुकते हैं, आप एक कमरा रेंट पे लेते हैं, लेकिन कमरे के साथ सिर्फ आपको कमरा नहीं दिया जाता, आपको साथ सर्विसेज भी दी जाती हैं, हीटिंग की, लाइटनिंग की सर्विसेज होती हैं, खाना वगैरह होता है, इंटरनेट दिया जाता है, वो एक सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। अगर आपको कोई ऐसी प्रॉपर्टी आपने लेट आउट की है और साथ में सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपने देखना है वो सर्विसेज कितनी सिग्निफिकेंट और कितनी इनसिग्निफिकेंट नहीं है। आप जाके पीसी में स्टे करते हैं तो पीसी में ये बेड, AC, लाइट, हीटिंग, वाईफाई, खाना, ये जो है ये उनका बड़ी सिग्निफिकेंट सर्विसेज है। उनके लिए वो जो कमरा होगा वो उनका बिजनेस है, वो उनका बिजनेस है। लेकिन अगर कोई आप ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपका बिजनेस नहीं है, बस थोड़ी बहुत सर्विसेज साथ दे रहे हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी जो होगी वो आपके IS 40 में ट्रीट होगी। मतलब आपने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की 5-6 मंजिला, कोई 50 कमरे बना दिए हैं, वो आपने रेंट आउट पे लगाई हुई है, और साथ आपने एक गार्ड रख के दे दिया कि हम आपको गार्ड की सर्विसेज दे रहे हैं। अब जो गार्ड की सर्विसेज है वो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, बहुत माइन्यूट सी है, तो इसलिए वो जो बिल्डिंग होगी वो आपकी IS 40 में ट्रीट होगी। लेकिन अगर पीसी वाले जाएं, उनके पास अगर 500 कमरों का रूम है, तो हर रूम में वो रूम के अलावा जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं बड़ी सिग्निफिकेंट होती हैं। तो दैट्स वाई पीसी वालों के लिए जो पीसी होगा वो उनका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि वो उनकी IS 16 में उनका बिजनेस ट्रीट हो रहा होता है। उसके अलावा ये मल्टीपर्पज प्रॉपर्टी हमने कर लिया कि अगर सेपरेटली बिक सके तो IS 40 में, अगर सेपरेटली ना बिक सके तो सिग्निफिकेंस देख के हम उसको ट्रीट कर रहे होते हैं। उसके अलावा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आप जाके FAR 2 में दोबारा पढ़ेंगे। मतलब FAR 2 में आप इसको इस तरह से पढ़ेंगे, बच्चे अक्सर जो है ना वो भूल जाते हैं FAR 2 में जाके। अगर आपने ICAP की गाइडेंस पढ़ी हो, ICAP ने क्लियरली कहा हुआ है रिपोर्टिंग के पेपर में कि जो आप इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ के आएंगे उसको वो टेस्ट करेगा FAR 1 में। उसके कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे पूछ सकता है। जो आप FAR 1 में पढ़ के जाएंगे, वो FAR 2 का ना पेपर आएगा, FAR 2 के पेपर में इन दोनों में से रिलेटेड कोई चीज पूछी जा सकती है। और जब आप एडवांस में जाएंगे तो एडवांस में प्रीवियसली इन तीनों में से कोई चीज वो पूछ सकता है।
तो FAR2 में आप जाएंगे तो FAR2 में जब आप कंसोलिडेशन कर रहे होंगे, कंसोलिडेशन में एग्जामिनर माइट भी आपको ये पॉइंट दे दे। अब कंसोलिडेशन क्या होती है, सिंपल सा बता देता हूँ आपको जल्दी से। इसकी एडजस्टमेंट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की सिंपल सी बता देता हूँ। देखिए कंसोलिडेशन क्या होती है, एक आपकी होल्डिंग कंपनी है, एक आपकी सब्सिडरी कंपनी है, इसने इसके शेयर्स परचेज किए हुए हैं, एक कंट्रोलिंग इंटरेस्ट लिया हुआ है। आप जाके FAR2 में किसी अच्छे टीचर से पढ़ लीजिएगा कि कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्या होता है क्या नहीं होता। जिसने शेयर्स लिए हुए हैं, जो उसको कंट्रोल कर रहा है वो होल्डिंग है, जिसके शेयर लिए हुए हैं वो सब्सिडरी है। होल्डिंग सब्सिडरी इंडिविजुअल होती है, इनको कंबाइन हम कहते हैं ग्रुप है, ठीक है। अब अगर सब्सिडरी को प्रॉपर्टी रेंट आउट की जाए, आपने एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ली, आपने प्रॉपर्टी बिल्ड की, होल्डिंग ने सब्सिडरी को प्रॉपर्टी रेंट आउट कर दी है, उनके अकाउंट्स में हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, इसको आपने देखना है। अगर आप ग्रुप का अकाउंट बना रहे हैं, जिसे आप कहते हैं ग्रुप कंसोलिडेशन, जो आप ग्रुप के अकाउंट बना रहे होते हैं कंसोलिडेटेड अकाउंट, उसमें आपने उसको अंडर IAS 16 ट्रीट करना होता है। अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हैं ना, मतलब सब्सिडरी का अलग अकाउंट बना रहे हैं, होल्डिंग का अलग अकाउंट बना रहे हैं, फिर जिसने रेंट आउट की होगी उसके लिए अंडर IAS 40 ट्रीट हो रही होगी। FAR2 से मुतालिक बात है, भूलिएगा ना। वहां पर जाके अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह करे ICAP आपसे पूछे ये कंसोलिडेशन में कि एक होल्डिंग ने सब्सिडरी को प्रॉपर्टी रेंट आउट की हुई है, तो बताएं जी इंडिविजुअली क्या ट्रीटमेंट होगा। तो याद रखिएगा कि ये आप प्रीवियसली पढ़ के आ चुके होते हैं कि अगर ग्रुप स्टेटमेंट बनेगी तो वो प्रॉपर्टी अंडर IAS 16 ट्रीट होती है। अगर इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स बन रही हो तो जिसने प्रॉपर्टी रेंट आउट की होती है उसकी एज अ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ट्रीट हो रही होती है। उसके बाद रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, स्कोप देख लिया, दायरा कार क्या था, अब है इसको हमने रिकॉग्नाइज कैसे करना है। इसका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया सर वही है जो IAS 16 का है। जिस तरह हम प्रॉपर्टी अंडर IAS 16 रिकॉग्नाइज करते हैं, उसी तरह प्रॉपर्टी हम अंडर IAS 40 भी रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं। वो क्या है कि हम प्रॉपर्टी को उस वक्त प्रॉपर्टी मानते हैं जब ये प्रोबेबल हो, मतलब यकीन हो कि उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड फ्यूचर बेनिफिट्स जो हैं वो एंटिटी को हासिल होंगे, और प्रॉपर्टी की जो कॉस्ट है वो हम रिलायबली मेजर कर सकते हैं। जब हम इसको रिलायबली मेजर कर सकें, उसके बेनिफिट्स हमें हासिल होना शुरू हो जाए, तो हम क्या करते हैं, हम उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, हम उसको ट्रीट करते हैं अंडर IAS 40। तो जो रिकॉग्निशन है ना हमारी, वो तो हो जाती है। इनिशियल मेजरमेंट भी सर वही है जो आप IAS 16 में पढ़ के आते हैं कि IAS 16 जिस तरह इनिशियली मेजर होती है, उसी तरह IAS 40 भी जो है वो आपकी इनिशियली मेजर हो रही होती है। इनिशियली हम मेजर करते हैं कॉस्ट या ट्रांजैक्शन कॉस्ट के ऊपर, मतलब जो हमारी उस प्रॉपर्टी को बिल्ड करने पे कॉस्ट आई है या परचेज करने पे कॉस्ट आई है वो लेते हैं। और यहाँ पे इसमें बोरिंग कॉस्ट का एलिमेंट भी शामिल हो जाता है। अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज की है तो परचेज प्राइस और उसको खरीदने में जो आपके खर्चे वगैरह हुए होते हैं वो हमारी इसमें आती हैं। अगर कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट की बात करूं तो अगर आप प्रॉपर्टी बिल्ड कर रहे हैं, आप कोई प्रॉपर्टी बना रहे हैं, जो उसकी परचेज प्राइस होगी वो आ जाएगी, या प्रॉपर्टी खरीद के लाए हैं कोई परचेज प्राइस होगी वो आ जाएगी। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस जितने होते हैं वो आ जाएगी, लीगल एक्सपेंसेस जो हैं वो आ जाएंगे, फ्यूचर डिसमेंटलिंग कॉस्ट की PV भी हम इसमें ऐड कर रहे होते हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसकी जो बोरिंग कॉस्ट जो भी कैपिटलाइज होगी वो भी हम इसमें क्या कर रहे होते हैं, ऐड कर लेते हैं। फिर ये जो हमारे पास वैल्यू आती है, इस वैल्यू के ऊपर हम क्या करते हैं, इस वैल्यू के ऊपर हम इसको रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं, हम इसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं कि इस वैल्यू के ऊपर हमारी ये रिकॉर्ड होगी। इसमें जो कॉस्ट वगैरह हमारी नहीं आती, मतलब जो हमारा एबनॉर्मल वेस्ट हो जाता है, जो एबनॉर्मल वेस्ट है वो इसमें नहीं आ रहा होता, कोई स्टार्टअप कॉस्ट वगैरह होती हैं वो इसमें नहीं आ रही, तो इस तरह की कॉस्ट नहीं आ रही थी। मतलब फॉर एग्जांपल आप एक प्रॉपर्टी बिल्ड कर रहे हैं, आपने सीढ़ी खड़ी की, सीढ़ी गिर गई, एबनॉर्मल वेस्ट है। अब एबनॉर्मल वेस्ट जो होगा वो आपकी प्रॉपर्टी कॉस्ट का पार्ट नहीं बन रहा होगा। तो इनिशियली मेजरमेंट सारी इसकी वो है जो IAS 16 वाली है। अगर आपको IAS 16 की इनिशियल मेजरमेंट का क्राइटेरिया आता है तो मुबारक हो, आपको IAS 40 की भी इनिशियल मेजरमेंट का क्राइटेरिया आता है। अगर आपको IAS 16 की इनिशियल मेजरमेंट का क्राइटेरिया नहीं आता, देन प्रॉब्लमेटिक चीज है, उसको आपको जरा देखना पड़ेगा। इनिशियली मेजर करना मुश्किल नहीं है, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट जो है वो इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हमने
उसको रिकॉर्ड करना था, इनिशियली हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया उसकी कॉस्ट के ऊपर। सब्सिक्वेंटली हमने उसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस तरह कैरी करना है उसको देखना है। एक हमारे पास कॉस्ट मॉडल है, एक हमारे पास फेयर वैल्यू मॉडल है। इन दो वैल्यू पे हम लेके चल रहे होते हैं। कॉस्ट मॉडल वही है जो आप IAS 16 में लेके चलते हैं कि उस प्रॉपर्टी की कॉस्ट हम लेते हैं, उसमें से उसकी हम डिप्रिसिएशन जो है उसको लेस कर देते हैं। जो हमारे पास कैरिंग वैल्यू होती है, हम कैरिंग वैल्यू के ऊपर उस प्रॉपर्टी को शो कर रहे होते हैं। और फेयर वैल्यू क्या होती है? फेयर वैल्यू को हम कहते हैं जो उसकी मार्केट में वैल्यू आज के दिन है उसके ऊपर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। और रिमेंबर, दिस फेयर वैल्यू मॉडल इज डिफरेंट फ्रॉम रीवैल्यूएशन मॉडल। ये दोनों मॉडल डिफरेंट होते हैं। अब इसकी डिस्कशन करते हैं। अगर हम कॉस्ट मॉडल पे चल रहे हैं, उसको उसकी कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये वही है जो हम एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं, जिस पे हम एसेट्स को लेके चलते हैं अंडर IAS 16। कौन कौन से? आप सिंपल देते हैं कि भाई साहब उसकी कॉस्ट क्या है, आप कॉस्ट को रिकॉर्ड कर लेते हैं। जो उस प्रॉपर्टी की अभी तक डिप्रिसिएशन चार्ज की होती है आप उसको यहाँ पे लेस कर देते हैं। अगर कोई उसकी खुदा ना खास्ता अल्लाह करे इम्पेयरमेंट हो तो आप वो भी यहाँ पे लेस कर देते हैं। तो आप उसको नेट बुक वैल्यू पे या नेट कैरिंग वैल्यू के ऊपर अपनी प्रॉपर्टी को कैरी कर रहे होते हैं। ये बिल्डिंग के लिए है। एंड रिमेंबर वन थिंग, जो इसमें लैंड होता है, अगर लैंड रखा हुआ है तो लैंड हमारा डिप्रिशिएट नहीं हो रहा होता। ये बिल्डिंग्स वगैरह की हम डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होते हैं। जल्दी से इसकी एग्जांपल देखते हैं। इसकी एग्जांपल पहले हम कॉस्ट मॉडल तक देखते हैं। कहते हैं जी ऑन 1 जनवरी ईयर 1 एक एंटिटी ने बिल्डिंग परचेज की है इन्वेस्टमेंट के लिए। बिल्डिंग की कॉस्ट थी 1 मिलियन, उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट थी 10,000। इसका मतलब जो इसकी हमें कॉस्ट इनिशियली पड़ी होगी दैट वुड बी 1 मिलियन प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट दैट दिस इज समथिंग लाइक दैट। इसकी जो हमें कॉस्ट पड़ी होगी वो 101,000। ये हमारी कॉस्ट है जो हमने कैपिटलाइज करनी है। उसने क्या, द डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ अ बिल्डिंग कंपोनेंट ऑफ द प्रॉपर्टी एट दिस डेट वाज रुपीज 3 लाख। जो इसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट है ना वो 3 लाख है और प्रॉपर्टी की यूजफुल लाइफ जो है वो 50 साल है। अब डेप्रिशिएबल अमाउंट किसे कहते हैं? देखें, कॉस्ट, इसमें से अगर आप रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू लेस करें ना एसेट की, तो ये जो अमाउंट आती है इसे हम कहते हैं डेप्रिशिएबल अमाउंट या डेप्रिशिएबल वैल्यू। कि ये वो अमाउंट है या ये वो वैल्यू है जो ओवर द लाइफ डेप्रिशिएट होनी है। इसको हम डिवाइड करते हैं उसकी यूजफुल लाइफ के ऊपर, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आती है। अब इस केस में उसने हमें ये चीज गिवन की है, मतलब उसने बिल्डिंग की कॉस्ट में से उसके स्क्रैप वैल्यू लेस करने के बाद हमें बताया है कि ये जो उसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट है जो डेप्रिशिएट होगी उसकी लाइफ के ऊपर वो 3 लाख है। इसकी लाइफ है 50 साल, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये गालिबन बन जाएगी 5 3 6,000। तो इसकी डेप्रिसिएशन आएगी 6,000। हम 6,000 यहाँ पे लेस करवा देंगे और यहाँ पे जो हमारे पास इसकी नेट बुक वैल्यू आएगी वो होगी 1,004। तो सब्सिक्वेंटली हम उसको अगर इस मॉडल पे लेके चल रहे हैं तो हम इसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे। इस वैल्यू पे वो अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे आएगी और ये डेप्रिसिएशन जो होगा वो इसकी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हर साल शो हो रहा होगा। ये हमारा होता है कॉस्ट मॉडल में लेके जाने का तरीका। उसके बाद दूसरा मॉडल है दैट इज फेयर वैल्यू मॉडल। फेयर वैल्यू मॉडल क्या होता है? इसको जरा समझने से पहले छोटा सा मैं आपको एक रिकैप दे दूं रीवैल्यूएशन मॉडल अंडर IAS 16 में। रीवैल्यूएशन मॉडल जो हम अंडर IAS 16 लेके चलते हैं वो कुछ इस तरह से होता है। हमारे पास या तो प्रॉपर्टी की वैल्यू अपवर्ड होती है या हमारे पास प्रॉपर्टी की वैल्यू डाउनवर्ड होती है। अपवर्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर हमारे पास हो रही हो, हम क्या करते हैं, हम एसेट को डेबिट करते हैं क्योंकि एसेट की वैल्यू में इंक्रीज आ रहा होता है। और जो वैल्यू में इंक्रीज आता है उसे हम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या रीवैल्यूएशन सरप्लस कह के क्या करते हैं, क्रेडिट कर रहे होते हैं। और बाद में इस अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या इस रीवैल्यूएशन सरप्लस को हम डेबिट करते हैं और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन जो होती है उसका इम्पैक्ट हम रिटेन्ड अर्निंग में चार्ज कर रहे होते हैं। एक तो हम ये एंट्री पास करते हैं अपवर्ड रिवैल्यूएशन की।
और डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन अगर पहली बारी एसेट में हो रही होती है, जिंदगी में फर्स्ट टाइम अगर डाउनवर्ड रिवैल्यू हुआ होता है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते हैं हम, और एसेट की हम वैल्यू क्या कर देते हैं, हम क्रेडिट कर देते हैं। ये हम करते हैं। अगर सब्सिक्वेंटली उसमें हुई है तो हमारे पास क्या होता है, रीवैल्यूएशन सरप्लस जो होता है वो डेबिट होता है हमारे पास, एसेट जो है वो हमारे पास होता है क्रेडिट, और जो हमारे पास होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस फिगर पे वो यहाँ चार्ज होता है। तो इस तरह हम कर रहे होते हैं। ये हमारा वो एक रीवैल्यूएशन मॉडल है जो IAS 16 में चल रहा होता है। हम जो यहाँ पे मॉडल पढ़ रहे हैं वो रीवैल्यूएशन मॉडल नहीं है, दैट इज अ फेयर वैल्यू मॉडल। फेयर वैल्यू मॉडल क्या होता है, फेयर वैल्यू मॉडल में हम सिंपल क्या करते हैं, ईयर एंड के ऊपर वैल्यूज देखते हैं क्या है क्या नहीं है, और उन वैल्यूज के ऊपर फिर हम क्या करते हैं, उनका गेन या लॉस हम निकाल रहे होते हैं। मींस ये जो पूरा मैंने मॉडल पूरा तरीकेकार लिखा हुआ है, ये तरीका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। उसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम सिंपल एक चीज देखते हैं कि उस प्रॉपर्टी की कॉस्ट क्या है, उसको कंपेयर करते हैं उसकी फेयर वैल्यू के साथ। कॉस्ट कम होगी तो फेयर वैल्यू ज्यादा होगी तो हम गेन लिख लेंगे, कॉस्ट ज्यादा होगी फेयर वैल्यू कम होगी तो हम उसको लॉस डिक्लेयर कर देंगे। इस तरीके से हमने चलना है। मतलब ये पूरा जो सिस्टम ऊपर लिखा हुआ है वो इसमें एप्लीकेबल नहीं होता हमारा। अब ये कैसे चलेगा और कैसे नहीं होगा उसको जरा हमने देखना है। पहले हम देखते हैं फेयर वैल्यू क्या होती है। फेयर वैल्यू सिंपल सी चीज, उर्दू में आसान अल्फाज में अपने ज़हन रखने के लिए, कि अगर आपके पास कोई एसेट है, आप उसको मार्केट में बेचने जाते हो, जो आपको उसकी मार्केट की कीमत मिलेगी वो क्या कहलाएगी, आपको उसकी फेयर वैल्यू कहला रही होगी। इन अ वेरी सिंपल नोट, कि मार्केट में अगर आप आज जाओ उस एसेट को बेचने के लिए, जो आपको उसकी कीमत मिलेगी वो क्या कहलाएगी, आपकी फेयर वैल्यू कहला रही होती है। सिंपल चीज है, याद कर लीजिएगा। इसका जो रेलेवेंट स्टैंडर्ड आई थिंक IFRS 13 है वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेकिन हमें इसको रिकॉर्ड कैसे करना है, हम फेयर वैल्यू मॉडल के ऊपर लेके कैसे चलेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम IAS 40 के तहत फेयर वैल्यू मॉडल पे किसी एसेट को लेके चलते हैं तो हमने क्या करना होता है, हमने ईच ईयर एंड के ऊपर, हमने हर फाइनेंशियल ईयर एंड के ऊपर क्या करनी होती है, हमने जाके उसकी फेयर वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। लाइक हम देखते हैं भाई ये बिल्डिंग जो है इसकी फेयर वैल्यू क्या है, उसको देखते हैं, और उस फेयर वैल्यू को हम अपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिपोर्ट कर देते हैं। मतलब उस प्रॉपर्टी को हम लिखते ही उसकी फेयर वैल्यू के ऊपर है, और जो फिर गेन या लॉस आया होता है हम वो अपना स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर देते हैं। और सबसे बड़ा फायदा क्या है कि इस वैल्यू के ऊपर, इस मॉडल के ऊपर ना डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, ना इम्पेयरमेंट वगैरह चार्ज होती है। फॉर एग्जांपल, आपके पास साल के शुरू में थी फेयर वैल्यू प्रॉपर्टी की 10, आप साल के एंड पे गए वैल्यू होगी 15, कितने का गेन आया, 5 का गेन आया। अब आपकी प्रॉपर्टी आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 15 में शो हो रही होगी, और ये 5 का जो गेन होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज हो रहा होगा। तो इसमें जो गेन होगा या जो लॉस होगा वो सारे का सारा कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रहा होगा। और इसमें चूंकि डेप्रिसिएशन इन्वॉल्व नहीं है, इम्पेयरमेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो जो जिंदगी है आपकी वो इसमें गुलजार है कि आपको उसकी एज सच कोई रिक्वायरमेंट वगैरह नहीं फॉलो करनी पड़ती। बड़ा सिंपल है। आपने ओपनिंग फेयर वैल्यू देखनी है प्रॉपर्टी की क्या है, आपने क्लोजिंग देखनी है फेयर वैल्यू क्या है, आपने इनको कंपेयर करना है। अगर जवाब पॉजिटिव है दैट इज अ गेन, अगर जवाब नेगेटिव है दैट इज अ लॉस। लॉस हुआ तब भी पीएल में, गेन हुआ तब भी पीएल में, और जो क्लोजिंग फेयर वैल्यू होगी उसके ऊपर आपकी प्रॉपर्टी वगैरह स्टेट हो रही होगी। उसके अलावा अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी फेयर वैल्यू हम डिटर्मिन नहीं कर सकते, हम रिलायबली मेजर नहीं कर सकते, और वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, उसमें हम देखते हैं क्या वो प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है या अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है। अगर एक वैसे प्रॉपर्टी जो अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है, तैयार है, और उसकी हम फेयर वैल्यू नहीं मेजर कर सकते, तो हम उसको उसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में उसकी कॉस्ट के ऊपर ही लिखेंगे, और फिर वो होगी, वो उसका कॉस्ट मॉडल पे लेके चलेगी। हम उसको फेयर वैल्यू मॉडल पे लेकर नहीं जा सकते। एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो हम देखेंगे उसके ऊपर कॉस्ट कितनी है और उसके ऊपर कितना कैपिटल वर्क इन प्रोसेस लग चुका हुआ है।
और दूसरा, अगर वो प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाए तो क्या उसकी फेयर वैल्यू मालूम हो सकती है? यस, अगर वो कंप्लीट हो जाए उसकी फेयर वैल्यू मालूम या कैलकुलेट हो सकती है, देन यस वो फेयर वैल्यू मॉडल पे चलेगी। अगर वो कंप्लीट हो जाए उसकी फेयर वैल्यू मालूम ना हो पाए तो हम उसको क्या चलेंगे, कॉस्ट मॉडल पे लेके चलेंगे। ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी होती है IAS 40, अगर पेपर में उसने कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी दी तो उसमें फिर बोरिंग कॉस्ट जो होगी वो आपकी एप्लीकेबल हो जाएगी। इस चीज को आपने याद रखना है। उसके बाद है ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के, जब हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो किस तरह से करते हैं, किस तरह से नहीं करते। आसान सी चीज है, इसमें बेसिक एडजस्टमेंट्स, बेसिक एंट्री वगैरह आप सीख लीजिएगा। बाकी आपको कोई चीज एज सच कैलकुलेट करने की या मल्टीपल इन्वेस्टमेंट, मल्टीपल एंट्रीज याद करने की जरूरत नहीं है। ये जो केस हमारे पास ट्रांसफर के हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से, और यही टेक्निकल चीज होती है हमारे पास कि ट्रांसफर किस तरह से रिकॉर्ड होता है और किस तरह से ट्रांसफर रिकॉर्ड नहीं हो रहा होता, और ट्रांसफर हम करते क्यों हैं। देखें, आप IAS 40 से, मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से, IAS 16 में प्रॉपर्टी को लेके जा सकते हो। IAS 16 से 40 में भी प्रॉपर्टी आ सकती है। आप प्रॉपर्टी के यूज के ऊपर आप उसको दाएं बाएं मूव कर सकते हो, लेकिन जब आप प्रॉपर्टी का यूज चेंज करोगे तो उसका फिर किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे उसको हमने देखना होता है। कहता है जी, आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर टू या ट्रांसफर फ्रॉम IAS 40 कर सकते हो, इसमें से या इसमें प्रॉपर्टी को डाल सकते हो। अभी मैं आपको इसका एक फिक्स एसेट स्केड्यूल दिखाता हूँ, देखिएगा उसमें प्रॉपर्टी किस तरह मूव हो रही है। और ये हम उस वक्त प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं जब उसके एक्चुअल यूज में, जब उसके हकीकतन वाले यूज में चेंज आ रहा हो। फिर जब हम चेंज कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जो एसेट की वैल्यू होगी प्रीवियसली बिफोर ट्रांसफर, हम उसको देखते हैं। हम कैरिंग वैल्यू देखते हैं आफ्टर ट्रांसफर। जहां पे मूवमेंट हुई है उसको डेबिट करते हैं, जहां पे मूवमेंट गई है उसे हम करते हैं क्रेडिट, और रिमेनिंग फिर हम क्या कर रहे होते हैं, उसको फिर हम उस तरह उसका गेन या लॉस कैलकुलेट कर रहे होते हैं। हमने देखना है कि बाद हम कॉस्ट मॉडल पे चल रहे थे या हम फेयर वैल्यू मॉडल पे चल रहे थे, उसको हम जरा देखते हैं कैसे है कैसे नहीं है। ये दो ट्रीज हैं, ये जरा आप अपने ज़हन में रख लीजिएगा, ये ट्रीज कैसे हैं और कैसे नहीं है, इसको जरा आपने देखना है। देखिए, इसमें कॉस्ट मॉडल जो होता है ना हमारे पास, कॉस्ट मॉडल का मतलब होगा कि आपके पास कॉस्ट है, आप उसमें से डिप्रिसिएशन लेस कर रहे हैं और आपके पास कैरिंग वैल्यू आ रही है, ये है कॉस्ट मॉडल। और फेयर वैल्यू का मतलब क्या है कि आपने वैल्यू देखनी है मार्केट में कितनी है, मार्केट वैल्यू कितनी है। आप IAS 40 से IAS 16 में प्रॉपर्टी को लेके जा सकते हो, आप IAS 16 से आप IAS 40 में प्रॉपर्टी को लेके जा सकते हो। यू कैन मूव दीज आइटम्स इन दीज थिंग्स। अगर आप प्रॉपर्टी को मूव कर रहे हो, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम 40 से 16 पे मूव कर रहे हैं। एक चीज बता देता हूँ, हम यहाँ पे एक एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं, इसका जो काउंटर एडजस्टमेंट होगी वो आपने देख लेनी है। अभी हम 40 से 16 में मूवमेंट कर रहे हैं तो किस तरह उसकी एंट्री पास होगी, क्या नहीं होगी। देखें, अगर पहला हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हमने IAS 40 में कॉस्ट मॉडल लिखा हुआ था, इसका मतलब IAS 40 में जो प्रॉपर्टी थी वो इस वैल्यू के ऊपर कैरिंग वैल्यू पे शो हो रही थी। आपने कहा आज के बाद मैंने इस प्रॉपर्टी को इसके लिए इस्तेमाल नहीं करना, रेंटल पर्पस के लिए, मैंने इसके अंदर अपना ऑफिस खोल देना है, मैंने इसके अंदर दुकान खोल देनी है, इसका मैंने ऑनर ऑक्युपाइड कर लेना है। आपने उसका यूज चेंज कर दिया। जब आप उसका यूज चेंज करेंगे, जब आप उसको ट्रांसफर करेंगे तो किस तरह से एंट्री पास की जाएगी उसको आपने देखना है। देखें, ट्रांसफर से पहले वो क्या थी, ट्रांसफर से पहले जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, कैसे रिकॉर्ड की गई थी जी, कॉस्ट मॉडल पर रिकॉर्ड की गई थी। तो जिस दिन ट्रांसफर हो रहा है ना, जिस दिन ट्रांसफर हो रहा है 40 से 16 पे जा रहा है तो 40 की प्रॉपर्टी कम होगी, तो IAS 40 ये हो जाएगा क्रेडिट। और एक किस वैल्यू से होगा, इस कैरिंग वैल्यू से ये क्रेडिट हो रहा, बिकॉज ये वैल्यू जा रही है, किस में गई है, IAS 16 में गई है, तो 16 क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। तो जो कैरिंग वैल्यू है ये वाली, ये क्या होगी, ट्रांसफर वैल्यू होगी। देखिए IAS 16 में एसेट आया
IAS 16 वाली प्रॉपर्टीज इंक्रीज हुई, डेबिट। IAS 40 से एसेट निकाल दिया, ये वैल्यू कम हुई तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो ये चीज आपने जहन में रखनी है। अगर उल्टा हो जाए 16 से 40 पे आ रही हो तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी, बड़ा सिंपल है। दूसरा, अगर हमारे पास IAS 40 से 16 या 16 से IAS 40 में मूवमेंट हो रही है, लेकिन हमारी प्रॉपर्टी रिकॉर्ड हो रही है फेयर वैल्यू के ऊपर। अगर फेयर वैल्यू मॉडल हो तो फिर हम क्या देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि जिस दिन डेट ऑफ ट्रांसफर है, डेट ऑफ ट्रांसफर, जिस दिन हम प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं उस दिन की फेयर वैल्यू क्या है, हम उसको देखते हैं और उसके लिए हम फिर रेलेवेंट गेन या लॉस निकालते हैं। रिमेंबर, अगर प्रॉपर्टी को हमने फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड किया होता है तो उस प्रॉपर्टी की कोई डेप्रिसिएशन किसी किस्म की हम चार्ज नहीं कर रहे होते। तो जब हम प्रॉपर्टी को मूव करते हैं तो जो ट्रांसफर वैल्यू होती है वो हमारी फेयर वैल्यू होती है, ठीक है, और उससे हम रेलेवेंट गेन या रेलेवेंट लॉस वगैरह निकाल रहे होते हैं। डेबिट पीपी होगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमारी क्या हो रही होती है, क्रेडिट हो रही होती है। जो रेलेवेंट गेन या रेलेवेंट लॉस जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा। अब इसकी एग्जांपल करते हैं कैसे और कैसे नहीं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक प्रॉपर्टी है यकम 2021 को, ये आपने प्रॉपर्टी ली, ये आपके पास प्रॉपर्टी आई हुई थी, इस प्रॉपर्टी को आप रिकॉर्ड कर रहे थे, किसी भी मॉडल के ऊपर चल रहे हैं या इनिशियली जो भी है, इसकी एक वैल्यू है 1 मिलियन, 1 मिलियन वैल्यू है और आपने जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रिकॉर्ड करना है फेयर वैल्यू मॉडल पे। आप इसको ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेके चल रहे थे, फेयर वैल्यू मॉडल पे रिकॉर्ड करना है। 31 दिसंबर आ गई आपके पास, 31/12/21 को आपने फैसला किया कि यार मैंने अब इसको एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं लेके चलना, मैंने इसको अंडर IAS 16 ट्रेड करना है। तो सर जिस दिन ट्रांसफर होता है, डेट ऑफ ट्रांसफर की फेयर वैल्यू हम देखते हैं क्या है। आप जिस दिन ट्रांसफर करने लगे आपने मार्केट में पता किया इस प्रॉपर्टी की वैल्यू थी 12 मिलियन। आपने कहा ठीक है यार, आज के बाद रेंटल के लिए नहीं है, इसमें हम खुद इस्तेमाल करेंगे। तो आप इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को डेबिट कर देंगे फेयर वैल्यू की अमाउंट से जो उस दिन है। देख रहे हैं कि जो ट्रांसफर वैल्यू क्या है वो उसकी फेयर वैल्यू है और किस दिन की होती है, डेट ऑफ ट्रांसफर की। यहाँ पे हमने पढ़ा था डेट ऑफ ट्रांसफर पे हम क्या कर रहे होते हैं, उसको लेके चल रहे होते हैं। तो पीपी हमारा हो गया 1.2 मिलियन से डेबिट। हमने प्रॉपर्टी जब ये रिकॉर्ड की हुई थी, हमारे रिकॉर्ड में प्रॉपर्टी शो हो रही थी 1 मिलियन की, तो हमने प्रॉपर्टी यहाँ से 1 मिलियन से निकाल दी। रेलेवेंट जो गेन होगा वो 2 लाख का होगा, वो हमारा कहाँ चला जाएगा, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रहा होगा, ये हमें फायदा हुआ। और वाइस वर्सा, अगर लॉस हो रहा हो तो हम उसको इस तरह ट्रीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू हो जाए 9 लाख रुपया फेयर वैल्यू, तो हम उसको अगर ट्रांसफर करना चाहें तो फिर हमारी एंट्री क्या पास होगी, हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट चूंकि फेयर वैल्यू मॉडल पे चल रहा था तो ये 9 लाख के ऊपर डेबिट हो रहा होगा। हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो IAS 40 में रिकॉर्डेड थी उसकी कीमत थी 1 मिलियन, तो 1 मिलियन से मैं प्रॉपर्टी कम कर रहा हूँ, आगे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 9 लाख रुपए की, तो 1 लाख का जो लॉस हुआ है फेयर वैल्यू का वो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर रहा होता हूँ। तो इस तरह से हम ये एंट्री पास करते हैं, पीपीए डेबिट करते हैं, IAS 40 जो होती है वो हमारी क्रेडिट होती है और जो गेन या लॉस होता है उसका फिर हम रिस्पेक्टिव ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं। तो ये बेसिक एंट्रीज हैं, अगर ये समझ आ जाए, लॉजिक्स रैशनल समझ आ जाए तो ये टेबल बड़ा आसान है। इस टेबल को बंदा बस एक दफ़ा रीड कर ले तो उसके लिए इजी हो जाती है। मतलब इस टेबल में है कि ट्रांसफर फ्रॉम, ट्रांसफर टू, किससे ट्रांसफर हो रहा है, किससे किसको ट्रांसफर हो रहा है। IAS 40 हमने पढ़ लिया, 16 से 40 ये दोनों हमने पढ़ लिए, इसका क्या है। अगर IAS 40 से IAS 2 पे जा रहा होता तो तब भी ट्रीटमेंट सेम होता है कि IAS 2 में रिकॉर्ड करेंगे फेयर वैल्यू गेन या फेयर वैल्यू लॉस आ जाएगा, और अगर IAS 2 से IAS 40 पे आ रहा हो तो तब भी हम इसको इसी तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। तो ट्रीटमेंट जो है वैल्यूएशन का वो यही रहेगा, चाहे आप कहीं से कहीं मूवमेंट कर रहे हैं, मॉडल यही रहेंगे, ट्रीटमेंट यही रहेगा, रैशनल यही रहेगा, एंट्रीज में कोई चेंज नहीं आएगा। अनफॉर्चुनेटली जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो 4 एंट्रीज याद कर लेते हैं, 4 एंट्रीज याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये ट्री समझ आ गई है कि किस तरह ट्रांसफर हो रहा है, किस तरह गेन, किस तरह लॉस आ रहा है, तो आई थिंक ये बेसिक कंसेप्ट है, ये आपको आना चाहिए। और ये बेसिक एंट्री अगर आपको आती है तो आपके लिए कोई मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, हमने स्टार्ट किया,
वी हैव डिस्कस अबाउट डेफिनेशन की क्या होती है, हमने स्कोप देखा क्या कुछ आएगा क्या कुछ नहीं आएगा, हमने इसकी देखी रिकॉग्निशन की इनिशियली कैसे होती है, हमने वो देखा, सब्सिक्वेंटली कॉस्ट मॉडल है, फेयर वैल्यू मॉडल हमने वो देखा, फिर हमने ट्रांसफर देखा कि हम 40 से 16, 16 से 40 में कैसे आते हैं। अब लास्ट चीज इसमें रह गई है वो है इसकी डी रिकॉग्निशन कि अगर हम इसको डिस्पोज करते हैं तो किस तरह से ट्रीटमेंट होगा। तो इसका डिस्पोजल जो है या इसको जो हम करते हैं डी रिकॉग्नाइज वो दो तरह से करते हैं, या हम इसको बेच रहे हैं या हम इसको निकाल रहे हैं। अगर हम इसको बेच रहे हो तो जो हमारी नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स आएगी उसमें से हम प्रॉपर्टी की कैरिंग वैल्यू लेस कर देंगे, जो हमारा गेन या लॉस होगा वो हमारा इसका पार्ट बन रहा होगा। और अगर प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे थे एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तब हम उसको क्या कर देते हैं, डी रिकॉग्नाइज वगैरह कर देते हैं। जैसे एक सवाल है इसको सॉल्व करते हैं, इसमें उसका डिस्क्लोजर उसमें कहते हैं, इसमें उसकी रिकॉग्निशन और डी रिकॉग्निशन दोनों डील हो रही हैं। कहते हैं जी रिक्वायरमेंट है हाउ अबव प्रॉपर्टी शैल बी प्रेजेंटेड एट द एंड ऑफ ईयर 1 अंडर कॉस्ट मॉडल एंड फेयर वैल्यू मॉडल, कि किस तरह हम उसको प्रेजेंट करेंगे और हमने गेन निकालना है दोनों मॉडल में। ठीक है, 1 जनवरी पे आपने बिल्डिंग परचेज की है इतने की, ठीक है, ये डेप्रिसिएबल प्रॉपर्टी वही बात है, ईयर 1 पे उसकी वैल्यू यहाँ पे पहुंच गई है और ईयर 2 के स्टार्ट में आपने वो इतने की बेच दी है और सेलिंग कॉस्ट आपकी इतने की आई है। ठीक है, पहले हम इसको देखते हैं रिक्वायरमेंट नंबर ए कि हम इसको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे ईयर 1 में। रिकॉग्नाइज यहाँ पे हम पहले देखते हैं कॉस्ट मॉडल और यहाँ पे हम देखते हैं इसका फेयर वैल्यू मॉडल। कॉस्ट मॉडल में देखें जब आपने इसकी कॉस्ट ली होगी तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट डाल के इसकी जो कॉस्ट बन रही होगी डेट वुड बी 1010 000। इसमें से आपने लेस करनी है डेप्रिसिएशन इसकी, वो पता है आपको, अभी हम यही एग्जांपल करके आए हैं कि 3 लाख उसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट थी, 50 साल लाइफ से डिवाइड किया 6000 इसकी डेप्रिसिएशन आती। तो ये लेस करेंगे, इसकी कैरिंग वैल्यू जो है थी वो 100400, ये है इसकी कैरिंग वैल्यू। और अगर आप इसको फेयर वैल्यू के ऊपर लेकर चल रहे होते तो ईयर एंड के ऊपर ये आपकी वैल्यू थी 1.3 मिलियन, तो आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे ये जो प्रॉपर्टी है ये 1.3 मिलियन की शो हो रही होती। हमें ये है और जो गेन वगैरह होता या लॉस वगैरह होता वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर लेते हैं। देखें ओपनिंग हमने जब बिल्डिंग ली थी हमें कॉस्ट पड़ी थी 1010 की, साल के एंड पे वैल्यू होगी 13 लाख रुपया, तो जो 2,90,000 का हमारा गेन था वो हमने क्या कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर दिया। तो फेयर वैल्यू मॉडल पे हम ये चल रहे होते हैं। अब हमने इसको 1550 का बेचना है तो हमारे पास गेन या लॉस आ जाना है, लेकिन हमारी सेलिंग कॉस्ट है वो 50,000 रुपये। अगर हम इसका डिस्पोजल रिकॉर्ड करना चाहें, डिस्पोजल जो नेट सेल प्रोसीड्स है हमारे पास वो है जी 15,50,000, सेलिंग कॉस्ट है 50,000 वो लेस कर दी, ये आ गया 1500। अगर हम कॉस्ट मॉडल पे लेस करते हैं तो 1004 लेस होगा और गेन हमारे पास गालिबन आएगा इसका 4,96,000, ये गेन रिपोर्ट होगा अंडर कॉस्ट मॉडल। अगर हम इसको फेयर वैल्यू पे लेके चलते हैं तो सेलिंग कॉस्ट तो हमारी सेम है 15 लाख है, हमने इसको रिकॉर्ड किया हुआ है फेयर वैल्यू पर डेट इज 13 लाख, हम इसको लेस कर देंगे तो जो 2 लाख होगा ये हमारे पास क्या आ रहा होगा, ये हमारे पास गेन आ रहा होगा। तो इस तरह से हम रिकॉग्नाइज करते हैं, इस तरह से हम उसका P&L में रिकॉर्ड शो करते हैं और इस तरह से हम क्या कर रहे होते हैं इनका गेन या लॉस कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो डिस्पोजल तक जो होता है वो हमारा इसको लेके चल रहे होते हैं। अब आगे रह गए इसके डिस्क्लोजर्स कि हम किस तरह से डिस्क्लोज करते हैं क्या कुछ होता है क्या कुछ नहीं होता। मतलब हम बताते हैं कि हमने कौन सा मॉडल यूज किया है, हम कौन कौन से वैल्यूअर्स थे, ये सारा कुछ है, तो मतलब सारा कुछ हम इसके बारे में बताते हैं कि हमारी इनकम कहाँ कहाँ से आ रही है और क्या कुछ है, वो सारा कुछ हम इसके ऊपर एक्सप्लेन करते हैं। इसके डिस्क्लोजर को समझने के लिए ना मैं आपको यहाँ पे एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इसका समझाता हूँ डिस्क्लोजर क्या है क्या नहीं।
ताकि आप लोगों को ये डिस्क्लोजर्स को रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े। देखें यहाँ पे इसका नोट नंबर 25 है कि इसकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज हैं इस वैल्यू की, ठीक है। अब इसने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी है, इसने एंड पे फिगर बता दी कि ईयर एंड पे मेरे पास ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, नोट नंबर 25, ठीक है। भी चलते हैं नीचे। ये देखें हम, ये नोट नंबर 25 है। ये प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का स्केड्यूल होता है जो हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसने बताया कि जी इसकी ओपनिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ये थी, ये इसने एडिशंस की हैं इस साल कोई प्रॉपर्टी आई है तो वो इस साल से जो प्रॉपर्टी गई है, जो कॉस्ट है वो डेप्रिसिएशन सारी उसने बताई हुई है। अब देखिए किसी प्रॉपर्टी की डेप्रिसिएशन है, किसी प्रॉपर्टी की डेप्रिसिएशन नहीं है, इसने वो सारा हमें यहाँ पे बताया हुआ है। फिर जो डेप्रिसिएशन चार्जेस प्रॉपर्टी की आए हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के, इसने बताया उसने कहाँ का एलोकेट किए हैं। अब नीचे इसने हमें डिटेल बताई है कि मेरी ये प्रॉपर्टी है, उसकी ये वैल्यू है, ये इंडिपेंडेंट वैल्यूअर्स वगैरह मैंने हायर किए थे, उन्होंने इस तरह से इसकी वैल्यूएशन वगैरह की है। फिर बाद में प्रॉपर्टी की बताइए डिटेल कि ये प्रॉपर्टी है, ये मैंने इसको रेंट आउट की हुई है, ये मैंने कैपिटल रखी हुई है, ये रेंट आउट की हुई है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, प्रॉपर वैल्यूएशन कर रहे होते हैं। अगर फेयर वैल्यू हमने अडॉप्ट की है तो फेयर वैल्यू किस तरह डिटरमिन होती है, वो उसके टेक्निक्स क्या थी, वो अगर फेयर वैल्यू कोई किसी प्रॉपर्टी की नहीं, देखें लेवल 3 की इस प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू नहीं थी तो उसने फेयर मार्केट वैल्यू किस तरह डिटरमिन की है, वो सारा का सारा कुछ क्या होता है हम इस तरह से डिक्लेयर करके दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो डिस्क्लोज किया होता है हमने, वो तमाम पॉलिसीज जो होती हैं कंपनी की उनको बताना होता है कि हमारा मॉडल कौन सा यूज हो रहा है, हमारी अजम्पशंस क्या है, किसने वैल्यू डिटरमिन की है, अगर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है वो हम डेप्रिसिएशन कहाँ पे चार्ज कर रहे हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, जो एक्सपेंसेस वगैरह हो रहे हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, अगर कोई बोरिंग कॉस्ट इसके ऊपर इनकर हुई है उसके बारे में भी हम बता रहे होते हैं। तो ये इस डिस्क्लोजर को सिर्फ आपने रीड करना है और इसमें बताना है क्या है और क्या नहीं है, इसको रट्टा मारने क्रैम करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। So that was all about investment property